नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमर पीएससी में। तो दोस्तों, काफी लंबे अरसे के बाद में और YouTube में हमर पीएससी चैनल के माध्यम से दो सक्सेसफुली एमसीक्यू सीरीज छत्तीसगढ़ का लाने के बाद मैं अनिकेत देवांगन एडीओ के सभी अभ्यर्थियों के लिए विशेष कुछ लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये जो भी सेशन हमारे YouTube चैनल पर चल रहा है वो एडीओ को ध्यान में रखकर है और इस एडीओ में छत्तीसगढ़ का जो इतिहास वाला पोर्शन है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो भी सेशन मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताने वाला हूं इस एमसीक्यू सीरीज में, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस एक घंटे में पूरे छत्तीसगढ़ को आप लोग कवर करेंगे और बिल्कुल मेरी मानिए तो एग्जाम से पहले इस सेशन को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यही से ही क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर रहे हैं और सूची एक में कुछ यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर शासकों का नाम। तो दोस्तों, आप सभी देखकर ही ये समझ गए होंगे कि ये जो शासक है कौन से हैं, मराठा शासक। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ जो है डिटेलिंग हम लोग देखेंगे इस ऐसे क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मराठाओं ने हमारे यहाँ कब से कब तक शासन किया और उनके पहले शासक कौन थे। तो सबसे पहले 1758 से 1787 के बीच में प्रथम मराठा शासक जो कि रघुजी प्रथम के शासन काल में बिंबा बिंबा जी भोसले रहे हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। वही अगर 1788 से 1818 के बीच की मैं बात करूं तो यहां छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का प्रभाव रहा है और सूबा शासन जो है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये व्यंकोजी भोसले के देन है। ठीक है, जो कि रघुजी द्वितीय के छोटे भाई रहे। वही अगर 1818 से 1830 की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहां पर मराठाओं ने प्रत्यक्ष रूप से शासन ना करते हुए मराठा अंग्रेजों के अधीन रहकर शासन किए हुए हैं। और 1830 से 1854 की बात मैं करूं, 1830 से 1854 की मैं बात करूं तो यहां पर पुनः मराठा शासन हम लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन बना है, ठीक है, अलग अलग शासकों से संबंधित, ये मराठा शासकों के बारे में है। तो मराठा शासकों की बात करूं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो है बिंबाजी भोसले के समय से स्टार्ट होता है, जिन्होंने 1758 से 1787 के बीच में शासन किया। फिर 1787 से 88 के बीच में काफी अल्प समय के लिए चिमन जी भोसले ने शासन किया और 1788 से लेकर आगे जो है छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसले का शासन रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, व्यंकोजी भोसला प्रत्यक्ष शासन ना करते हुए सूबा पद्धति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन उन्होंने किया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? वही 1853 में रघुजी तृतीय के मृत्यु के साथ में छत्तीसगढ़ में मराठों का अंत हुआ। तो अगर बात करते हैं हम लोग कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है तो 1758 से लेकर 1787 के बीच में किनका शासन रहा, तो जैसा कि हम लोगों ने देखे किनका शासन रहा, बिंबाजी भोसले का। वही 1787 से 1788 के बीच में चिमन भोसले का शासन रहा है। तो साथ साथ हम लोग लिखते हुए चलते हैं, ए का मिलान किससे होगा, दो से। वही 1787 से 1788 के बीच में चिमन जी भोसले। 1788 से 1811 मैंने बताया क्या आप लोगों को, उस समय व्यंकोजी भोसले का शासन रहा है। और 1816 से लेकर 1818 के बीच में ध्यान में रखिएगा उस समय, ठीक है, अप्पा साहब भोसले का शासन रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है 2 4 1 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्लियर है दोस्तों? तो पहले का सही उत्तर होगा बी। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? अभी देखो, बिंबाजी भोसले के बारे में, ठीक है, इतिहासकारों ने लिखा है कि इनका जो शासन है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रजा हितैषी के रूप में रहा है। तो कहने का मतलब प्रजा हितैषी मतलब इन्होंने प्रजा के लिए बहुत ज्यादा क्या किए होंगे, काम किए होंगे, बहुत अच्छा क्या किए होंगे, काम किए होंगे। और उसमें से कुछ कार्यों के बारे में अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने रतनपुर राज्य एवं रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण का कार्य किया, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, रतनपुर एवं रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण का जो कार्य है वो किसने किया है? तो बिंबाजी भोसले ने किया है, ठीक है। वही चाहे रतनपुर में नियमित न्यायालय की बात हो, ठीक है, चाहे रतनपुर में राम टेकरी के मंदिर की बात हो, ठीक है, चाहे राजनांदगांव तथा खुज्जी जमींदारी की बात हो, जमींदारी निर्माण की बात हो, चाहे ध्यान में रखिएगा विजयदशमी के दिन, ठीक है, चाहे विजय दशमी के दिन स्वर्ण पत्र देने की बात हो, ये सारे काम जो है बिंबाजी भोसले से संबंधित है। इसके अलावा जो रायपुर का दूधाधारी मठ है वो भी इनके सहयोग से बनाया गया। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा इसे परगना पद्धति के सूत्रधार के रूप में भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारे काम जो है बिंबाजी भोसले से संबंधित रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि परगना पद्धति का सूत्रधार ये रहे हैं। रतनपुर एवं रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण इन्होंने किया है। रतनपुर में राम मंदिर का भी, जिसे राम टेगरी का मंदिर बोलते हैं, वो भी इन्होंने किया है। लेकिन सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात जो है, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ना करते हुए ये जो है व्यंकोजी भोसले की देन रही है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो मैंने छत्तीसगढ़ को सूबा मानते हुए, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, एक तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि व्यंकोजी भोसला ने ये जो सूबा व्यवस्था है उसकी शुरुआत की थी और सूबेदार को सभी प्रकार के अधिकार जो है प्राप्त थे। तो ये व्यंकोजी भोसला कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, ये रघुजी द्वितीय जो कि नागपुर के शासक हैं, उनके छोटे भाई थे व्यंकोजी भोसला। ध्यान में रखिएगा, बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन किया, लेकिन व्यंकोजी भोसला को नागपुर के राजनीति पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इसी के कारण वो प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते हुए छत्तीसगढ़ में सूबा शासन को लागू किया, जो कि 1788 से 1818 तक चलता रहा, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक कर देने के वादे के आधार पर ही सूबेदार की नियुक्ति होती थी, ये आप सभी को पता है। तो क्लियर है दोस्तों? तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यंकोजी भोसला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथन, देखो अब ये कथन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा तकलीफ में देते हैं, ठीक है। तो जो भी बैकग्राउंड मैं यहाँ पर आप लोग को बताते हुए चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन से, ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार, अब जैसे कि मैंने क्या बताया कि व्यंकोजी भोसले ने सूबा शासन की व्यवस्था चालू की और जिसमें अलग अलग छत्तीसगढ़ में कुल 8 सूबेदार हुए,
कुल कितने सूबेदार हुए हैं? 8 सूबेदार हुए हैं। और इन सूबेदारों और इनके समय में हुए कार्यों और इनके समय में यदि कोई बाहर से यात्री आया है तो इसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसमें से प्रथम सूबेदार था महिपत राव दिनकर जी। ठीक है, तो सबसे पहला सूबेदार महिपत राव दिनकर। तो क्या बोला है? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा इस समय ये जो आनंदीबाई है, बिंबाजी भोसले की पत्नी थी, जिसमें से एक पत्नी जो उमाबाई है वो बिंबाजी के मृत्यु के समय में सती हो गई थी, और दूसरी पत्नी आनंदीबाई ने शासन अपने हाथ में लिया था। तो महिपत राव दिनकर के समय में जो शासन की शक्तियां थी, ठीक है, वो वास्तविक किनके हाथों में थी? आनंदीबाई के हाथों में थी। वही दूसरे सूबेदार जो है, देखो महिपत राव के बारे में अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, महिपत राव से एक और क्वेश्चन बनता है कि इस समय जो है रतनपुर राज्य का जो राजस्व है, ध्यान में रखिएगा, वो घटकर केवल 3 लाख रुपया हो गया था। ठीक है, तो बिंबा जी के समय जो कि 6 लाख रुपया का राजस्व इस क्षेत्र से मिलता था, वो केवल कितना रह गया था? 3 लाख रुपए रह गया था। क्लियर है? तो पहले सूबेदार कौन रहे हैं? महिपत राव दिनकर जी रहे। दूसरा ध्यान में रखेंगे, दूसरा जो सूबेदार रहा है वो विट्ठल राव दिनकर और विट्ठल राव दिनकर, ध्यान में रखिएगा, ये जो विट्ठल राव दिनकर है इनके कार्यों के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, इनके कार्यों में ध्यान में रखिएगा, विट्ठल राव दिनकर ने, ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ से गढ़ या चौरासी व्यवस्था को खत्म करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था। तो ध्यान में रखिएगा, विट्ठल राव दिनकर के समय में परगना पद्धति जो है छत्तीसगढ़ में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने दीवान और दाऊ पद को खत्म करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में, ठीक है, डिवाइड किया था। और इसका प्रमुख होता था, ध्यान में रखिएगा, कमा विजदार। ठीक है, तो कमा विजदार, तो कलचुरी कालीन व्यवस्था को इन्होंने समाप्त किया था, जो कि ध्यान में रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बोला जा रहा है कि सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के समय परगना पद्धति लागू हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल उस समय जो है परगना पद्धति जो है लागू हुई थी। अब उसके बाद में बीकाजी गोपाल, ठीक है, ये आगे के और सूबेदार हैं। तो जैसे कि 2 का नाम हम लोग देख चुके हैं कि प्रथम जो है महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर। तीसरे की बात हम लोग करते हैं, तीसरा भवानी कालू, ठीक है, चौथा केशव गोविंद। और ध्यान में रखिएगा, ये केशव गोविंद के समय से भी जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और केशव गोविंद के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों की गतिविधि, ये एक लुटेरे होते थे जिसको हम लोग बोलते थे पिंडारी। तो पिंडारियों की जो गतिविधि है, कि गतिविधि जो है इसी समय जो है प्रारंभ हुई थी। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, और एक और क्वेश्चन केशव गोविंद के बारे में बनता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने संबलपुर को जीता। तो ध्यान में रखिएगा, केशव गोविंद ने ही संबलपुर को जीतकर मराठों का साम्राज्य को विस्तार किया था। ध्यान में रखिएगा, इसके बाद में विकोजी पिंडरी, इसके बाद में अगला जो शासक रहे हैं वो विकोजी पिंडरी, और विकोजी पिंडरी के बाद में बीकाजी गोपाल। ठीक है, तो क्वेश्चन में इन्हीं के बारे में पूछा गया कि बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। ठीक है, तो भले ही पिंडारियों की गतिविधि जो है कब से प्रारंभ हुई थी? केशव गोविंद के समय में, लेकिन ज्यादा जो उत्पात है, लूटपाट जो है
पिंडारियों की वो किसके समय में स्टार्ट हुई? पिंडारियों की वो बीकाजी गोपाल के समय में स्टार्ट हुई। और इसके पीछे का रीजन भी समझ में आता है, क्योंकि इस समय व्यंकोजी भोसले की मृत्यु हो गई थी और छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। तो ध्यान में रखिएगा, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था क्योंकि व्यंकोजी भोसले की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। और अंग्रेजों का सहारा लेकर अप्पा राव, ध्यान में रखिएगा किसने? अप्पा राव इस क्षेत्र के वायस राय बनकर छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके थे। तो ध्यान में रखिएगा, तो बीकाजी गोपाल, उसके बाद में सातवां सीताराम सखा राम, ठीक है, और आठवां जो है यादव राव, ठीक है। तो यादव राव दिनकर जो है ये छत्तीसगढ़ के, ठीक है, अंतिम छत्तीसगढ़ के अंतिम, ध्यान में रखिएगा, सूबेदार थे। और इनके समय ही रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो ध्यान में रखिएगा इसके बाद में रघुजी तृतीय के वयस्क होते तक ये जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अंतर्गत में काम करता रहा। तो क्योंकि क्या देख रहे हैं, 1816 में फिर एक होगी सहायक संधि, ठीक है, और ये जो क्षेत्र है अप्रत्यक्ष रूप से मतलब मराठों के अधीन में फिर रहा है। तो क्लियर है, इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसके तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना फैक्ट मैं दे रहा हूं, इसको देखते हुए ही चलना है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1818 से 1830 तक। देखो, मैंने अभी आप लोग को बताया कि 1818 में सूबा शासन समाप्त होता है, ठीक है ना, सूबा शासन समाप्त होता है। और 1818 से लेकर 1830 में मराठा अंडर अंग्रेज जो है कार्य करने लगे, ठीक है ना। एक नवीन व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ में इसके बाद में हम लोगों को देखने को मिली, क्योंकि मराठा जो है अंग्रेजों के अधीन कार्य करने लगते थे, कर रहे थे। और नवीन व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, मराठा साम्राज्य में, ठीक है, या दरबार में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की जाने लगी, ठीक है ना। तो एक नवीन वापस से हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था जो है अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई, जिसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दरबार में ब्रिटिश अधीक्षक वगैरह की नियुक्ति जो है की जाने लगी। और सबसे पहले जो अधीक्षक रहे वो कौन रहे हैं? एडमंड रहे हैं। दूसरा एगेन्यू रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले कौन थे? एडमंड थे। फिर कौन थे? एगेन्यू थे। अब इसको ध्यान में रखना कि एक सीक्वेंस से अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे एडमंड ने एगेन्यू को, ठीक है, बहुत टॉर्चर किया। पहले हंटर से मारा, ठीक है, हंटर से मारने के बाद में, ठीक है, एडमंड को, ठीक है, मतलब देखो याद करवा रहा हूं ना, ट्रिक है केवल, नहीं तो अक्सर जो है कौन पहले आया था कौन सेकंड आया था ये भूल जाते हैं। तो एडमंड ने एगेन्यू को पहले हंटर से पिटवाया, फिर सांड से कुचलवाया, ठीक है, फिर भी मन नहीं बना, ठीक है। अगला क्या हो गया? विलियमसन। तो एक विल्सन की बॉल आती थी, ठीक है, उससे, ठीक है, मारा। और अंततः वो क्राई करते करते जो है छत्तीसगढ़ से चला गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो है ना कुछ ऐसे तरीके से आप लोग याद करते हुए चलोगे। तो 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति जो है सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। तो ध्यान में रखिएगा, कैप्टन एडमंड बिल्कुल हुए थे, ठीक है, एगेन्यू बिल्कुल हुए थे, हंटर बिल्कुल हुए थे,
और सैंडिस ये भी हुई थी। तो इसके सभी ऑप्शन जो है वो क्या होंगे दोस्तों, करेक्ट होंगे। मतलब 1, 2, 3 एंड 4 क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। तो ध्यान में इसको आप लोग को रखते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अच्छा, अब ये जो ब्रिटिश अधीक्षक है, इनके समय किए गए कार्यों को अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है ना उसी के बेस्ड है। तो सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। चलिए देखेंगे हम लोग इसके अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा, उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक या प्रशासन के ढांचे का पुनर्गठन किया। ठीक है, उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था की स्थापना की। तो वैसे इसका सही उत्तर एक और दो ही केवल करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं एगेन्यू के और क्या क्या कार्य थे और एडमंड के क्या कार्य थे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि अक्सर एग्जाम में ना ये एडमंड और एगेन्यू के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक जो है, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक जो है वो कौन थे, एडमंड थे। और एडमंड के समय में ध्यान में रखिएगा डोंगरगढ़ के राजा का विद्रोह हुआ था। और इस डोंगरगढ़ के राजा का विद्रोह बड़े कूटनीतिक तरीके से एडमंड ने सुलझाया था खैरागढ़ के जमींदार के माध्यम से। ठीक है ना, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरा आता है एगेन्यू। तो सबसे पहले एगेन्यू क्या काम करता है, ठीक है, राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है ना, तो रतनपुर से रायपुर जो है राजधानी स्थानांतरित कर देता है। ये सबसे पहला इसका काम रहता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा इसका सही। ठीक है, दूसरा, ये छत्तीसगढ़ में पुनः जो है प्रशासनिक परिवर्तन करता है। ठीक है ना, और जो 27 परगने छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे उसको पुनर्गठन करते हुए 8 परगनों में ठीक है संयुक्त रूप से बदल देता है। ठीक है, बाद में एक 9वां परगना बालोद अलग से बनाया जाता है। और इस प्रकार कुल कितने परगने होते हैं, 9 परगने छत्तीसगढ़ में होते हैं। किसके समय में, एगेन्यू के समय। अब एगेन्यू के समय पे ही अगला, ठीक है, अगला इन्होंने कृषि कर या जिसको बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, राजस्व भुगतान हेतु करने, इन्होंने कृषि कर या राजस्व भुगतान करने के नियम को सरल किया और भूमि के उपजाऊपन के आधार पर, ठीक है, ये जो है इंटरेस्ट या लगान की वसूली करने लगा। अब इनके समय में ध्यान में रखिएगा गोंड राजा का विद्रोह होता है। ठीक है, इनके समय में महारसिया मामला, ठीक है, को ये शांत करता है। इसके अलावा सावंत भारती मामले को भी, ठीक है, ये क्या करता है, शांत करता है। इसके अलावा, ठीक है, राम राय का विद्रोह, अलग अलग जो है घटना इसके समय में घटी होती। तो अगर देखा जाए तो इसके समय जो है पंचायती व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था। तो अभी हम लोगों ने इसको देखा कि ये जो है मेजर एगेन्यू के समय में देखने को मिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 7th का ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई। अभी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि अगर मराठा इतिहास की अगर बात करते हैं तो 1858 से 1700
58 से 1758 से 1787 बिम्बा जी का समय था, बिम्बा जी का समय था। 1788 से 1818 सुबह शासन रहा, ठीक है। 1818 से 1830 तक, ठीक है, इस समय मराठा अंडर अंग्रेज काम किए थे, ठीक है, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि अधीक्षकों की नियुक्ति हुई थी। फिर 1830 से 1854 जब रघु जी तृतीय वयस्क हो चुके थे, ठीक है, मराठा शासक रघु जी तृतीय वयस्क हो चुके थे, तो वापस से छत्तीसगढ़ का शासन इन्हें सौंपा गया। लेकिन उस समय जो है जिलेदार की नियुक्ति नियुक्ति की जाती थी। तो अलग 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 जिलेदार जो है उस समय बनाए गए थे, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई, तो ध्यान में रखिएगा कृष्णराव अप्पा की नियुक्ति हुई थी, ठीक है ना। तो किसकी नियुक्ति हुई थी, तो ध्यान में रखिएगा कृष्ण राव, कृष्णाव नहीं है वो, कृष्ण राव अप्पा, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सत्य है सत्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को 2 या 3 बार रीड कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग, भाई सीधी सी बात है, जो जिस पोर्शन से, ठीक है, जिस पोर्शन को हम लोग काफी अच्छे से पढ़े हुए होते हैं और वो क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में दिखाई पड़ता है, तो हम लोग झट झट से क्या कर देते हैं, टिक लगा देते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि वो सही है पूछ रहे हैं कि सही नहीं है पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को विशेष ध्यान देने की दोस्तों आप लोग को जरूरत है। तो चलिए मराठा प्रशासन की यहाँ पर बात हो रही है और उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कम अविजदार था। तो मैं बिल्कुल आप लोग को बताया था, ठीक है, कि एगेन्यू के समय में, एगेन्यू बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, एगेन्यू के समय में, ठीक, या उससे पहले भी जब परगना पद्धति का प्रारंभ हुआ था विठल राव दिनकर के समय, ठीक है, तो उस समय दीवान और दाऊ के पद को खत्म कर दिया गया था और परगने का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, कमा वजदार कहलाता था। तो इसका, ठीक है, सही उत्तर ये है। तो मतलब कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा, ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, ठीक। तो जो विठल राव दिनकर है वो सिर्फ जो है गढ़ और चौरासी व्यवस्था, मतलब दीवान और दाऊ के पद को खत्म किया था, लेकिन ग्राम का प्रमुख, ठीक है, जिसे हम लोग गौटिया बोलते हैं, वो उस समय भी प्रचलन में था। तो ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा ही संपादित होता था। ये ऑप्शन भी आपका सही है, स्टेटमेंट भी आप लोग का सही है। तीसरा, भू राजस्व की वसूली के लिए कोटवार, कोटवार नहीं, ध्यान में रखिएगा, कोटवार जो है, ठीक है, ये पहरा देते थे, चोरी डकैती से रक्षा करने का काम करते थे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थी, ये भी सही, तो सत्य नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत में परगना पद्धति में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो यहां पर पूछा गया है परगना। अब जैसे कि मैंने क्या बोला था कि परगना का प्रमुख कौन होता है, कमा विजदार होता है, ठीक है ना, जिसमें फडणवीस जो है उसका सहायक है, जो कि परगने के आय व्यय का हिसाब किताब रखने का कार्य करता था। तो ये सही है। अगेन जो यहां पर पूछा गया है क्या सुमेलित नहीं, ठीक है। तो फडणवीस का काम क्या था, परगने के आय व्यय का हिसाब किताब रखना। दूसरा, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करने का काम कौन करता था, बढ़कर करता था। जबकि बरार पांडे, ठीक है, इसका काम सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना नहीं था। क्लियर है? जबकि पोतदार जो है परगने की आमदनी का हिसाब किताब रखने का कार्य करता था। तो अगर सुमेलित नहीं है पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बरार पांडे इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा ये बरार पांडे का जो काम है वो गांव का लगान विवरण इकट्ठा कर जानकारी
किसको भेजी जाती थी? कमा विजदार को भेजी जाती थी। तो इसको आप लोगों को ध्यान में दोस्तों रखना है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन है? तो ध्यान में रखिएगा यादव राय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कारण से? चलिए ठीक है, तो मराठा कंप्लीट हुआ। मराठा के बाद में हम लोग किस में पहुंचे हुए हैं? आधुनिक में पहुंचे हुए हैं। और आधुनिक में पहुंचते हुए सबसे पहले अपने को क्या मिला? कंडेल, ठीक है, नहर सत्याग्रह के बारे में। तो काफी फेमस सत्याग्रह रहा है। ठीक है, तो ये इसका कारण क्या था? तो ध्यान में रखिएगा नहर के उपयोग पर जुर्माना। अब आप साथ ही साथ देख रहे होंगे कि 1920 में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी समय जो है छत्तीसगढ़ में, ध्यान में रखिएगा, कंडेल नहर सत्याग्रह। और इस कंडेल नहर सत्याग्रह के पीछे का रीजन क्या था? नहर के उपयोग पर जुर्माना। ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ में रुद्री और ठीक है धमतरी के माडम सिल्ली जो बांध है उस पे अंग्रेजों ने नहरें बना के रखी थी। क्या बना के रखी थी? नहरें। और नहरों के उपयोग मतलब सिंचाई हेतु जल के उपयोग के लिए, ठीक है ना, सालाना दर पर एक निश्चित राशि जो है लोगों के ऊपर में थोपी गई। ठीक है, और इतनी ज्यादा थी ये राशि कि आम जन लोगों के हाथ से बाहर थी। तो जिसके कारण मतलब सीधी सी बात है, सिंचाई व्यवस्था पर एक बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसी को लेकर जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी गांधी जी के पास में इस समस्या को लेकर गए थे। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी इस समस्या को लेकर कहां पे गए थे? गांधी जी के पास में गए थे। ठीक है ना, तो जल के उपयोग सालाना दर पर एक निश्चित राशि जो कि लोग भुगतान नहीं कर पाते थे, तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत नहर में पानी छोड़ दिया और भारी भरकम जुर्माना जो है यहाँ के किसानों पर लगाया, जो कि लगभग 4033 रुपए के आसपास थी। तो काफी बड़ा हर्जाना यहाँ पर लगाया था। ठीक है, और ठीक है, ना चुकाने पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसको लेकर सुंदरलाल शर्मा जो है गांधी जी के पास में निकलते हैं। तो अंग्रेज जो है बड़ा बवाल ना हो जाए करके उनके आने से पहले ही, ठीक है, ये समस्या को हल कर देते हैं और ये जो भी जुर्माना उन्होंने लगाया था उसको माफ कर देते हैं। तो ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, का विरोध करने के लिए गांधी जी को लेने तो जरूर गए थे और गांधी जी आए भी पहली बार छत्तीसगढ़ में 1920 में। लेकिन ध्यान में रखिएगा उससे पहले ही ये समस्या जो है सुलझ चुकी थी। ठीक है, सुलझ चुकी थी और छत्तीसगढ़ में गांधी जी ने पहुंचकर असहयोग आंदोलन में समर्थन हासिल किया। तो यहां पर क्वेश्चन में ना दोस्तों फंसाता है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह में समर्थन मांगने के लिए जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है जो कहां पे गए थे? गांधी जी के पास में गए थे। लेकिन गांधी जी आए जो है वो 1920 में वो असहयोग आंदोलन के समर्थन मांगने के लिए आए थे, ना कि कंडेल नहर, क्योंकि उससे पहले ही समस्या को, ठीक है, सुलझा लिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा नहर के उपयोग पर सामूहिक रूप से क्या लगाया गया था? जुर्माना लगाया गया था। अगला जो है निम्नलिखित में कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा, अब इसमें यहाँ पर है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, ठीक है, नथुजी जगताप जी, ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल जी, और ऑप्शन नंबर डी नारायण राव मेघावाले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है कि मतलब जब ये विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह में कौन कौन सी नेता ने पार्टिसिपेट किया? तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो कोई भी टॉपिक आप लोग जो पढ़ रहे होंगे उसमें इनको जरूर ध्यान में, मतलब ऐसे सदस्यों को या नेताओं को या किनके नेतृत्व में हुआ है उसको आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे अगर बोला जाएगा तो ध्यान में रखिएगा बैरिस्टर छेदीलाल जो है इस कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं रहे हैं, जबकि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव,
नथु जी जगताप और नारायण राव मेघावाले जो है, ध्यान में रखिएगा, वो कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित रहे। अगला आते हैं 1920 में 36 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? एक तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मिल जो, ठीक है, सीपी मिल जिसको बोलते हैं, या बीएनसी मिल, ठीक, जिसको बोला जाता है बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो वहां पर, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1920 में, ठीक है, मजदूर मिल आंदोलन भी हुआ था, मजदूर मिल आंदोलन भी हुआ था। और ध्यान में रखिएगा कौन से मिल में? बीएनसी मिल में। और बीएनसी मिल में 3 बार हड़ताल हुआ है, एक 1920, एक 1924 और तीसरा 1937। और तीनों में जो नेतृत्व करता थे वो ठाकुर प्यारेलाल जी थे। तो ध्यान में रखिएगा तीनों का नेतृत्व जो है ठाकुर प्यारे लाल जी ने किया था। और ध्यान में रखिएगा ये कहां पर स्थित है? राजनांदगांव में स्थित है। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान या फिर, ठीक है, मजदूर मिल के दौरान ही राष्ट्रीय स्तर पर पैरेलली असहयोग आंदोलन चल रहा था। और गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है उसको, ठीक है, असहयोग आंदोलन में समर्थन मिल रहा था। तो गांधी जी जो है, भले ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो है उनके पास कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए समर्थन मांगने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले ही समस्या सुलझ चुकी थी। लेकिन फिर भी जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन के नाम से ही सही छत्तीसगढ़ में प्रथम बार जो है 1920 में, 20 दिसंबर 1920 में छत्तीसगढ़ में पहुंचे। और ध्यान में रखिएगा कहां पर आगमन हुआ? तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में आगमन। रायपुर के बाद में वो अगले दिन जो है धमतरी की ओर निकलते हैं और वहां एक जनसभा को भी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा जनसभा को जो है वहां संबोधित किया जाता है गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और इसके लिए ध्यान में रखिएगा जानी हुसैन का बाड़ा का निर्धारण किया गया था। तो गांधी जी जो है जानी हुसैन के बाड़े पर धमतरी में, ठीक है, जनसभा को संबोधित करते हैं। और फिर जो है उसी दिन ये वापस से रायपुर पहुंचते हैं और आनंद समाज वाचनालय में, ठीक है, महिलाओं की सभा को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो एक काफी ज्यादा समर्थन जो है ना महिलाओं का गांधी जी को मिला था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन में समर्थन देने के लिए ध्यान में रखिएगा लगभग लगभग 2000 रुपए के गहने जो है, ठीक है, प्लस 501 रुपए का 501 रुपए, ठीक है, बाजी राव कृदंत द्वारा तिलक स्वराज फंड में छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा और बाजीराव कृदंत जी के द्वारा दान दिया गया था। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ वासियों ने असहयोग आंदोलन में, ठीक है, अपना समर्थन जो है इस प्रकार से दिया था। क्लियर है? तो इसके तीनों जो ऑप्शन रहेंगे वो क्या होंगे दोस्तों? सही होंगे। कहने का मतलब 15 का सही उत्तर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, कि कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन के दौरान ना कई प्रकार की एक्टिविटी की गई थी, जैसे उपाधियों का त्याग, ठीक है, मतलब स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात किए थे, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान वगैरह का भी, ठीक है, इस समय शैक्षणिक संस्थान वगैरह भी खोला गया था, ठीक है। शराब के दुकान के बाहर में धरना दिया गया था। देखो विद्रोह नहीं, तोड़फोड़ नहीं, ठीक है ना, तोड़फोड़ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक ढंग से क्या हुआ था? इस सब जो भी एक्टिविटी था उसका विद्रोह हुआ था। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं, उपरोक्त का कालक्रम निर्धारण करने वाला सही उत्तर चुनिए, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। नगरी सिहावा का जंगल सत्याग्रह दूसरा, शराब की दुकान में बहिष्कार तीसरा, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कांग्रेस नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवारी की वापसी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं द्वारा जो विधान परिषद है उसके उम्मीदवारी की वापसी उन्होंने की थी। तो अपना नाम उन्होंने वापस लिया था। तो पहला क्या होगा? डी। तो देखो सीधा इसका उत्तर हम लोग को दिख रहा है क्या? फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सबसे पहले उम्मीदवारी की वापसी लिया गया था। उसके बाद में ठीक है, शराब की दुकान के बाहर ठीक है कुतुबुद्दीन करके एक का भाई सीधी सी बात है, एक मोमिनिस्ट थे ठीक है, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ठीक एक्टिविटी में पार्ट लिया था, उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। उसके बाद में सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के दौरान बच्चों का एक संगठन वानर सेना के संस्थापक कौन रहे? तो ध्यान में रखिएगा, रायपुर में ठीक है बलिराम दुबे जी ने ठीक है इस वानर सेना का गठन किया था। ठीक है ना, तो किसने किया था? बलिराम दुबे ने किया था। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित कीजिए। अगेन जो है ठीक है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में अलग अलग जंगल सत्याग्रह हुए। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह को उनके नेताओं के साथ में आप लोग को क्या करना है? कनेक्ट करना है कौन कौन से नेता जो हैं ठीक है इस जंगल सत्याग्रह में, ठीक है कौन कौन से जंगल सत्याग्रह में उन्होंने नेतृत्व किया। तो जिसमें पहला क्या है? रुद्री नवागांव। रुद्री नवागांव के बाद में तमोरा, फिर पकरिया, फिर पोड़ेगांव। ठीक है, तो रुद्री नवागांव ध्यान में रखिएगा, ये रुद्री कहाँ पे है? धमदरी। ठीक है, तो यहां पर जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? नथुजी जगताप ही जी। ठीक है ना, कौन थे? नथुजी जगताप। वही तमोरा की बात करते हैं तो यति यतनलाल, देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीसरा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तमोरा का यति यतनलाल। उसके बाद पकरिया में अयोध्या प्रसाद जैन जी, और पोड़ी गांव ठीक है रामाधार दुबे जी। इन्होंने अलग अलग जंगल सत्याग्रह में अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व किया था। तो ध्यान में रखिएगा, रुद्री नवागांव में नथुजी जगताप, अभी हम लोग ये नथुजी जगताप के बारे में पढ़े हुए थे। फिर तमोरा में यति यतनलाल जी, पकरिया में अयोध्या प्रसाद, और पोड़ी गांव में रामाधार दुबे जी जो है ठीक है ये नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक है के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? ठीक है, तो देखो 1930। ठीक है, अच्छा सविनय अवज्ञा आंदोलन ध्यान में रखना कब की बात हो रही है? यहाँ पर 1930 की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि किस जंगल सत्याग्रह के दौरान इन्होंने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसके दौरान? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह के दौरान जो है बालक बालिका दयावती ने ठीक है किसको थप्पड़ मार दिया था? एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। चलिए अगला पहुंचते हैं हम लोग। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन था ठीक है वो अछूतोद्धार कार्यक्रम से रिलेटेड था। तो ध्यान में रखिएगा, वो किस लिए छत्तीसगढ़ में दोबारा आए थे? अछूतोद्धार कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए या सपोर्ट मांगने के लिए। ठीक है, चलिए रायपुर षड्यंत्र केस ठीक है के प्रमुख नायक थे। तो ये रायपुर षड्यंत्र केस ध्यान में रखेगा दोस्तों, कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंगरौल और परसराम सोनी। तो अगर रायपुर षड्यंत्र केस की बात करें तो ध्यान में रखेगा इसका सही उत्तर होगा परसराम
सोने जी। तो ध्यान में रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, तो रायपुर षड्यंत्र केस से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कब की बात हो गई, 1942 की बात हो गई। अच्छा, को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा ये रणवीर सिंह शास्त्री, ये नाम करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा हम लोग के जो टाइपिस्ट लोग हैं दिन भर काम करते रहते हैं, एक लाइक उनके लिए भी बिल्कुल बनता है। तो जितने हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं भाई, उन लोग दिन भर काम करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मैथ्स का भी पोर्शन चल रहा है, लैंग्वेज का भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ का भी चल रहा है, पंचायती राज भी चल रहा है, जो भी आपके सिलेबस में सब चल रहा है। दिन भर टाइप करते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलचुरी, अब आ जाते हैं हम लोग कौन से शासन की ओर, कलचुरी शासन की ओर। तो कलचुरी के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। अब यहां से भी क्वेश्चन जो है ना हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आपको पता है कि प्रथम जो शासक रहे हैं वो कौन रहे हैं, कमलराज, फिर रत्न देव प्रथम या रत्नराज प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजल्य देव प्रथम, उसके बाद टूटू टूटू चलेगा, ठीक है, और बीच में आएंगे कौन, जगत देव। तो 3 2 1 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी या कलचुरी, ठीक है। देखो कलचुरी, कटसुटी, ठीक है, चेदी, ये सब जो है किससे संबंधित है, कलचुरी वंश से संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा इनका जो, ठीक है, इनका जो प्रथम राजधानी रहा है वो रहा है तुम्माण। ये सबसे पहले तुम्माण से शासन क्या किए थे, स्टार्ट किए थे कमल राज, ठीक है ना। अब ध्यान में रखिएगा रतनपुर जो है, ठीक है, रतनपुर जो है किसके द्वारा, रत्न राज या रत्न देव के समय की बात है। और आगे चलकर रायपुर के भी क्या होते हैं, कलचुरी होते हैं, जो कि वहां से क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो तुम्बाड़, रतनपुर, रायपुर ये कलचुरियों की राजधानी रही है, जबकि पाली जो है वो बाणवंशियों का वहां पर शासन था, ठीक है। तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जो है वहां पर से शासन किया करते थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर होगा ए बी एन डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला आते हैं, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राज्यलोचन का मंदिर का निर्माण किया था। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि राजिम के राज्यलोचन के मंदिर का पुनरुद्धार का काम किया है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जगतपाल, ठीक है, ये जो सेनापति जी हैं ये पृथ्वीदेव द्वितीय के समय जो है राज्यलोचन मंदिर का, ठीक है, रिनोवेशन या पुनरुद्धार का काम जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट आते हैं, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अब ये आप सभी को पता है कि रत्नदेव प्रथम के समय ही, ठीक है, रतनपुर का महामाया मंदिर का निर्माण जो है किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसमें पहला हम लोग चलते हैं, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, पढ़े हुए क्वेश्चन में हम लोग जज्बात में आकर तुरंत पढ़ते हैं और गलत उत्तर मान लेते हैं। हम सभी को पता है कि पृथ्वीदेव प्रथम में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण तो किया है, लेकिन रतनपुर में ना करके कहां पे किया, वो उसने तुम्बाड़ में किया है। तो ध्यान में रखिएगा पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया, मतलब कहने का मतलब पहला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, गलत होगा। उसके दरबार में राजशेखर नाम का साहित्यकार था, ये भी गलत। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी और उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया था, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, किसने, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम ने। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे आते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर और राजा से सुमेलित नहीं है। जैसे पृथ्वीदेव देवेश्वर मंदिर अभी हम लोग देखे तुम्बाड़, ये पृथ्वीदेव
प्रथम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, विष्णु मंदिर जांजगीर ये जाजल्य देव के द्वारा बनाया गया, ये भी करेक्ट है। जबकि पाली का जो शिव मंदिर है वो बाणवंशी शासकों ने बनवाया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में किस शासक में बस्तर के शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया और उसे अपने राज्य का विस्तार किया? तो ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी काम है ना, ये जाजल्य देव के द्वारा किए गए। तो जाजल्य देव जो है, ठीक है, काफी अच्छा शासक रहा है। उन्होंने सोमेश्वर देव को पराजित तो किया और पूरे मंत्रीगण सहित जो है अपने दरबार में, मतलब अपने राज्य में कैद करके रख लिया था। लेकिन वो एक दयालु शासक भी था और उनकी माता गुडम्ब महादेवी के आग्रह पर उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए 30 का क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी? अब ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका उत्तर क्या होगा, बहारेंद्र शाह, कल्याण सिंह, रघुनाथ सिंह, तखत सिंह। इसका सही उत्तर होगा क्या, कल्याण सिंह। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो कल्याण सिंह की जो जमाबंदी है वो अकबर से भी पूर्व की मानी जाती है, अकबर से पूर्व की भी मानी जाती है। जिसमें जैसे ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जबकि बहारेंद्र शाह, ठीक है, इन्होंने जो राजधानी है वो कोसंगा स्थानांतरित की थी और वहां कोसगई माता का मंदिर भी उसने बनाया था। ठीक है, जबकि रघुनाथ सिंह जो थे वो अंतिम शासक रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने शासन किया। ठीक है, अब गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किस वंश के इतिहास से संबंधित है? ध्यान में रखिएगा, गोपल्ला गीत जो है कलचुरी वंश से संबंधित है। अब काकतीय वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में? अब देखो, जो बस्तर का क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर शुरुआत में एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ था दरियाव देव और अजमेर सिंह के मध्य। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसमें दरियाव देव जो है मराठों से, ठीक है, मराठों से हेल्प प्राप्त करने के लिए एक संधि करते हैं जिसे बोला जाता है कोटपाड़की संधि। ठीक है, 1778 में ये जो संधि है, ठीक है, किसके बीच में हुई थी? तो दरियाव देव और मराठों के बीच में हुई थी। और बस्तर का क्षेत्र जो है वो किसके अंदर में आया था? मराठों के अंदर में आया था। नेक्स्ट आते हैं, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ अंचल में अलग अलग समय में अलग अलग, ठीक है, विद्रोह हुए हैं, आदिवासी विद्रोह के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह को काल क्रम अनुसार संयोजित कीजिए। तो इस राज्य में ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बस्तर अंचल में अलग अलग समय में अलग अलग विद्रोह हुए हैं दोस्तों, ठीक है, जिन्हें आदिवासी विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। और यहां से क्वेश्चन जो है, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो विद्रोह और उनके नेता के बारे में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं, कौन कौन से विद्रोह और कब कब हुए हैं। जिसमें सबसे पहले जो विद्रोह आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे हल्बा विद्रोह। और ये जो हल्बा विद्रोह है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1774 से 79 के बीच में। और ध्यान में रखिएगा, इसके जो नेता थे वो थे अजमेर सिंह। तो इसको आप लोग इतना ही याद कीजिएगा जितना मैं यहाँ पर लिखते हुए जा रहा हूँ। अगला ध्यान में रखेंगे, सेकंड जो है, अभी हम लोग पढ़े कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि। और ये जो कोटपाड़ की संधि है, मैंने आप लोगों को बताया कि 1778 में, ध्यान में रखिएगा, दरियाव देव और मराठों के बीच में हुई थी। और ये क्षेत्र जो है मराठा नियंत्रण के अंतर्गत में आ गया था। तीसरा ध्यान में रखेंगे दोस्तों, भोपाल पट्टनम का विद्रोह, भोपाल पट्टनम का विद्रोह नहीं, भोपाल पट्टनम का संघर्ष। और ये जो भोपाल पट्टनम का संघर्ष था वो 1795 में ध्यान में रखिएगा,
भोपालपट्टनम का संघर्ष जेपी ब्लंट के, ठीक है। तो एक अंग्रेज थे जेपी ब्लंट, जो कि इंद्रावती को पार करके भोपालपट्टनम में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ के आदिवासियों का ये मानना था कि यदि दूसरे मतलब अंग्रेज यदि इस क्षेत्र में आएंगे तो उनके धर्म में, उनके संस्कृति में हस्तक्षेप करना चालू करेंगे, और उसी को लेकर एक संघर्ष था, ना कि विद्रोह था, ठीक है ना। तो उनको रोकने के लिए ये जो था भोपालपट्टनम का संघर्ष जो है किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा 1795 में, ठीक है, भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। चौथा, परलकोट, परलकोट का विद्रोह। और ये जो परलकोट का विद्रोह है, ध्यान में रखिएगा 1824-25 में हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे गेंद सिंह। तो ध्यान में रखिएगा परलकोट। परलकोट के बाद में अगला हम लोग चलते हैं जिसको बोलते हैं मेरिया विद्रोह, ठीक है। मेरिया ये खासकर नरबली को लेकर था। तो 1842 से 1863 के बीच में हुआ, ठीक है। और ध्यान में रखना इसमें जो नेता थे वो थे हिडमा मांझी। कौन थे? तो मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे हिडमा मांझी। अगला आते हैं मेरिया के बाद में तारापुर। अगला जो है तारापुर। ये जो तारापुर विद्रोह है, ध्यान में रखिएगा 1842-1854 के बीच में हुआ, ठीक है। और तारापुर विद्रोह जो है, ध्यान में रखिएगा दल गंजन सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल गंजन सिंह से ये क्या है? संबंधित है। अगला ध्यान में रखेंगे तारापुर के बाद में लिंगा गिरी विद्रोह। और ये जो लिंगागिरी विद्रोह है 1856-57, ये जो है घुरुआ राम मांझी के नेतृत्व में हुआ, जिसको बोल रहे हैं लिंगागिरी विद्रोह, ठीक है। चलिए, ठीक है, घुरुआ राम मंडावी, क्लियर है। चलिए अगला आते हैं हम लोग आठवां लिंगागिरी विद्रोह के बाद में कोई विद्रोह। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है 1859, और इसके जो नेतृत्व करता है, ध्यान में रखिएगा नागुल दोरला। इसके जो नेतृत्व करता है वो नागुल दोरला। अगला जो विद्रोह, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो मूरिया या फिर मुड़िया विद्रोह है, जो कि 1876 में, कब? 1876 में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा। इसके नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा, ठीक है। वही ध्यान में रखिएगा अंतिम, जिसको बोला जाता है भूमकाल विद्रोह। और ये जो विद्रोह है, ध्यान में रखिएगा 1910 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे गुंडा धुर, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुंडा धुर। तो ध्यान में रखना ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो आप लोग जो है ये जो विद्रोह और उसके नेता के नाम जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह को कालक्रम के अनुसार जो है, ठीक है, सजाइए। तो ये दिए हुए हैं, ए जो है मुड़िया विद्रोह, दूसरा बी जो है भूम काल विद्रोह, फिर मेरिया विद्रोह, और डी जो है तारापुर विद्रोह, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान में आप लोग इसको रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़े कि कोई विद्रोह जो है जिसके नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला, ठीक है, ये जो है 1859 में जो है ये विद्रोह हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा 1859 में ये जो विद्रोह है, ठीक है, हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी इस राज्य में जनजातीय विद्रोह एवं वर्ष सुमेलित
है। अब यहाँ पर सुमेलित है शब्द, देखो यहाँ पर तारापुर विद्रोह 1842, 1854, फिर कोई विद्रोह, फिर मूरिया विद्रोह, फिर हलबा विद्रोह के बारे में पूछ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैंने अब भी आप लोगों को जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि ये सारा, ठीक है, आप लोगों को याद में रखना है, सारा जो है आप लोग को याद में रखना है। तो अभी आप लोग देखे कि 59 में क्या हुआ था, कोई विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर आप लोग देखे थे 76 में जो है मुड़िया विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर 1774 से 79 के बीच में हलबा विद्रोह हुआ था। तो ये तीनों क्या होंगे, गलत। सही उत्तर क्या होगा, तारापुर विद्रोह। चलिए अगला आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उनका नेता सुमिलित नहीं है। परलकोट, गेंद सिंह, तारापुर, दलगंजन, मेडिया, हिडमा, ठीक है। ये सिंह जो है यहां से उतर के यहां पर आ गया, इसको ऊपर लेंगे। कोई विद्रोह, गोपीनाथ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि परलकोट गेंद सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है, तारापुर दलगंजन सिंह, मेरिया विद्रोह हिडमा मांझी, जो कि कोई विद्रोह है वो ध्यान में रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा क्या थे, नागुल दोरला थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना छत्तीसगढ़ के इतिहास में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो एडीओ के एग्जाम से पहले आप ये सारे सेक्शन को जरूर देख लेना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही, श्योर एंड शॉर्ट बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो एडीओ के एग्जाम को फोकस करते हुए हम जो है वापस से कल क्लास में मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती एक्सक्लूसिव भी जो है बैच हम लोग 10 जून से लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही अभी हम लोगों को पता चला है कि भैया 5000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, ठीक है, और इसी के कारण जो है आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लेक्चर्स जो हैं इससे भी संबंधित डल रहे हैं। तो आप लोगों को देर नहीं करना चाहिए, तुरंत पहुंचना चाहिए। और उम्मीद है कि, ठीक है, आप लोग जो है इस लाभ का फायदा उठाएंगे और जुड़े रहेंगे बाकी सेक्शन के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हमर पीएससी में। धन्यवाद।